नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर राम सिंह नाथावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान पायलट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। तो बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी जिनको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अपना पेपर पढ़ना होता है, उनसे मैं भारतीय विदेश नीति के बारे में अब से पहले के एक वीडियो में भी आपसे काफ़ी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। खास करके हमने उस वीडियो में देखा था कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण के जो आधारभूत तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, यानी फंडामेंटल्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा आपका जो वीडियो है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी भारतीय विदेश नीति के निर्धारक। देखिए, दोनों शब्द आपको कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति में डाल देंगे, खड़ा करेंगे। सर, आपने बताया था आपसे पहले वाले वीडियो में कि आधारभूत तत्व तो ये हैं, और अब कह रहे हैं कि निर्धारक तत्व ये हैं। तो देखो, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क यूँ है, आधारभूत तत्व वो सिद्धांत विशेष हैं जो विदेश नीति में आपको हमेशा हर सरकार की विदेश नीति में दृष्टिगोचर होते होंगे। एक लंबे इतिहास को भी आप उठा करके भारतीय इतिहास को देखेंगे, सभी सरकारों का जो इतिहास देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो फंडामेंटल्स या वो वैल्यूज़ विदेश नीति की वो थी, वो सिद्धांत ऐसे थे जिनको आपने अडॉप्ट करके चला, तो वो आधार हुए आपकी विदेश नीति में। जैसे अहिंसा के लिए मैंने कहा था, तो हमारे लिए वो अशोक के समय से अहिंसा है, हमारे लिए गांधी के समय से अहिंसा है, हमारे लिए बुद्ध के समय से अहिंसा है, और तभी से हमने तय कर रखा है कि भारत कभी आगे से आक्रमण नहीं करेगा। अब जो निर्धारकों वाली बात है वो आधारभूत तत्वों से थोड़ी सी दीगर है, थोड़ी हट के है। डिटर्मिनेंट्स वो चीज़ें हैं जो आपके राष्ट्रीय हित को साधने में कहीं ना कहीं डिसाइड करने का काम करते हैं। जैसे भारत, मैं अभी एक एक करके बिंदुवार उन सब चीज़ों पर आऊँगा। जैसे आप समझने के लिए ले सकते हैं कि एक बहुत बड़ा निर्धारक है भारत की विदेश नीति का कि भारत के उत्तर में बहुत बड़ा हिमालय जो पर्वतद्रोणी है वो है, और वहाँ से हमेशा से भारत आक्रांताओं से सुरक्षित रहा। आज भी भारत, हालांकि अब भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं उनकी वजह जो सामरिक युद्ध कौशल वगैरह बढ़ गए, टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, इसलिए आज तो हिमालय का वो जो पहले का जो मोटिव भारत का पूरा होता था वो नहीं होता। फ़्लाइट से भी आप लोग जा कर के, प्लेन से भी जा कर के आप बम्बार्टमेंट कर सकते हैं वगैरह, रॉकेट वगैरह से भी आप, या मिसाइल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से सब चीज़ें आ गई। लेकिन फिर भी भारत हमेशा उस जगह से, उस उत्तर पूर्व वाले उतने बड़े सारे क्षेत्र से कभी भारत के ऊपर कोई अटैक नहीं हुए। तो एक बहुत बड़ा निर्धारक ये भारतीय विदेश नीति का है कि हमें पूरा फोकस, पूरा ध्यान पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, इस क्षेत्र से आने वाले आक्रांताओं की तरफ रहा। तो ऐसे ही किसी देश के पास मान लीजिए यूरेनियम का भंडार है, किसी देश के पास मान लीजिए खनिज तेल का भंडार है, तो अगर इन मामलों में यदि कोई संपन्न है तो अपनी विदेश नीति उन आधारों पर चला सकता है। जैसे तेल, खनिज तेल एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, वो अरबियन कंट्रीज जहाँ रेगिस्तान या डेजर्ट है, जहाँ वनस्पतियाँ नहीं हैं, लेकिन वहाँ तेल बहुतायत में है, और उनका पूरा जो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है वो सारा उस तेल पर डिपेंड करता है, और वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने आप को एक मजबूत स्थिति में रखते हैं बिकॉज ऑफ ऑयल। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे बिंदु हैं जो किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारक हो सकते हैं। अच्छा, ये निर्धारक तत्व हैं वो हमेशा सापेक्ष हैं। किसी एक देश की विदेश नीति के निर्धारक कुछ हो सकते हैं तो दूसरे देश की विदेश नीति के निर्धारक कुछ होंगे। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर एक देश की विदेश नीति के निर्धारक एक जैसे तत्व हों। अब हम आते हैं भारत की विदेश नीति के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं, या कमोबेश वैसे तत्व जो हर किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। पहला है जनसंख्या।
देखिए, यूँ तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन सर्वोपरि है अभी, लेकिन हर देश के लिए अपने वैदेशिक संबंधों के संचालन में अपनी जनसंख्या का पेट भरना एक महत्वपूर्ण इशू है। भारत को भी अपनी 1.25 अरब की जनसंख्या का भरण पोषण करना होता है और उनको आत्मनिर्भर बनाना भारत के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। भारत ने हरित क्रांति करके खाद्यान्न संकट से तो अपने आप को उबार लिया, लेकिन फिर भी भारत की जनसंख्या, खास करके मिडिल क्लास के एम्बिशंस को पूरा करना भारतीय सरकार या भारत देश हमेशा से चाहेगा कि उन्हें संसार भर में जहाँ कहीं भी वो जाएँ उनको रोज़गार मिले। इस वजह से वर्ल्ड ट्रेड के जो नॉर्म्स हैं उन सब पर भारत कहीं ना कहीं साइन करने को तैयार रहता है। जनसंख्या का एक अन्य पहलू है गुणात्मकता का। हम कहें एक बड़ा देश है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या उसके पास है। अगर भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और जनसंख्या भी अगर पर्याप्त है, पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन अगर वहाँ हो रहा है, तो वह जनसंख्या उस राष्ट्र के लिए सबल पक्ष है। लेकिन अगर आपके पास भू क्षेत्र कम है और आपके ऊपर जनसंख्या का ओवरबर्डन है, तो निश्चित तौर पे ये जनसंख्या का निर्बल पक्ष होगा, यानी वह जनसंख्या कहीं ना कहीं उस देश की विदेश नीति के लिए ऋणात्मक दृष्टि से देखी जाएगी। वैसे ही जनसंख्या का कम और ज़्यादा होने की बजाय जनसंख्या का गुणात्मक पहलू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे संख्या आपके देश की कम है, लेकिन राष्ट्र के प्रति डिवोटेड लोगों की संख्या ज़्यादा है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, उनका राष्ट्रीय चरित्र बहुत अच्छा है, उनका मनोबल बहुत अच्छा है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, उनकी सेहत बहुत अच्छी है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं वो जनसंख्या हर राष्ट्र का एक सबल पक्ष होगी। और ऐसे में वह देश, मैं एग्जांपल के तौर पे दे दूँ जापान, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद रिकंस्ट्रक्शन वहाँ जिस तरह से हुआ, जिस गति से हुआ, पुनर्संरचनाओं का निर्माण जिन गति के साथ में उन्होंने किया, वो निश्चित तौर पे पूरे संसार के लिए एक उदाहरण के तौर पर रखा जाना चाहिए। तो जनसंख्या का एक ये महत्वपूर्ण पहलू। दूसरा बड़ा निर्धारक तत्व है भौगोलिक अवसंरचना, यानी जिस तरह की आपकी स्थिति है, आप किन देशों के बीच में हैं, आपके भौगोलिक जो स्थिति है वो कहाँ है, एलोकेशन आपकी क्या है, अवसंरचना, अवस्थिति आपकी क्या है। जैसे भारत नीचे से हिंद महासागर से सुरक्षित रहा, उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ से भी वो हिमालय द्रोणी की वजह से हमेशा से सुरक्षित रहा, पूर्वी और पूर्व दक्षिण की ओर भी बंगाल की खाड़ी से वह सुरक्षित रहा, दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तक के तट तक भी वह सुरक्षित रहा, क्योंकि तीनों ओर से भारत महासागर से घिरा हुआ रहा और एक ओर से पहाड़ी से। केवल एक क्षेत्र जो बचा, जो राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगता हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र से ही भारत में हमेशा से आक्रांता घुसे हैं और हमेशा से भारत को लूट करके लेके गए हैं। तो या भारत को अगर गुलाम बनाए तो वो इसी क्षेत्र से आए हुए आक्रांताओं ने बनाया हुआ है। तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि भारत को बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र की वजह से हुआ है। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं कि भारत व्यापारिक जो अपना उन्नति कहीं काबुल तक, कंधार तक, उन्होंने भारत के शासकों ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, आगे तक जा कर के बढ़ाया। और स्थल मार्ग से भारत अगर कहीं शेष संसार से जुड़ता है तो वो यही मार्ग है। तो आज हम ईरान के साथ में तापी परियोजना पर काम कर रहे हैं, वो चाहे सिंध, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के यहाँ होकर के आ रही हो। तो इस तरह की परियोजनाओं पे हम काम कर पा रहे हैं। इसके पीछे वजह ये है कि भारत एक तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारत को फ़ायदा भी है। अब वो एक दीगर बात है कि भारत के पड़ोसी संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं, चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं वो बैरियर बनते हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन भारत को अपनी भौगोलिक संरचना का फ़ायदा भी हुआ है तो नुकसान भी हुआ है। एक तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ होना और अरबियन कंट्रीज़ को भारत की तरफ आकर्षित करना, भारत का धन, भारत जैसे सोने की चिड़िया की तरफ उनका आकर्षित होना, भारत को नुकसान भी पहुंचा गया। लेकिन भारत को कहीं ना कहीं तीनों ओर से, समुद्र की वजह से और एक ओर से हिमालय की द्रोणी की वजह से हमेशा भारत सुरक्षित रहा। तो निश्चित तौर पे हर देश की भौगोलिक अवसंरचना उसकी विदेश नीति का बहुत बड़ा निर्धारक होती है। मैं एक और बात आपको यहाँ बता दूँ, ब्रिटेन जो स्थलरुद्ध देश है, उसकी सीमा किसी भी दूसरे देश के साथ में स्थल से नहीं जुड़ती है। वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, महासागर के बीच में है। ऐसे में 6 महीने के लिए जब बर्फ़बारी होती है तो उनके बंदरगाह सारे जम चुके होते हैं, और 6 महीने जब पानी में से बर्फ़ पिघल जाती है, पानी के रूप में आ जाती है, तब वो जहाज़ों से अपना व्यापार वाणिज्य का काम करते हैं और अगले 6 महीने के लिए फिर से उसी तरह से पैक हो जाते हैं। कोई समय ब्रिटेन का जो जहाजी बेड़ा था वो संसार का सर्वोत्तम जहाजी बेड़ा था, और ब्रिटेन ने जो साम्राज्य विस्तार किया वो भी अपनी जहाजी बेड़े के आधार पर किया।
तो निश्चित तौर पे ब्रिटेन का चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहना ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन की नौसैनिक बेड़े के उत्थान के लिए, उसको उठाने के लिए और पूरे संसार भर में अपने साम्राज्य के विस्तार करने में बहुत मददगार साबित हुआ। तो कहीं ना कहीं ये भौगोलिक अवस्थिति की ही वजह है कि ब्रिटेन इस तरह से फ़ायदे में रहा। लेकिन वहीं नेपोलियन बोनापार्ट के साथ में युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने चारों ओर से ब्रिटेन को घेरने की जो योजना बनाई, उसमें ब्रिटेन घिरा भी। चाहे हम वाटरलू के युद्ध को देखें, चाहे अन्य किसी दूसरे युद्ध को देखें, तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारी अवसंरचना जो है, हमारी अवस्थिति जो है, वो कहीं ना कहीं हमें कभी फ़ायदा और कभी नुकसान पहुंचा जाती है। तो एक बहुत बड़ा निर्धारक विदेश नीति का यह भी होती है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है प्राकृतिक संसाधन। आपके यहाँ उपलब्ध खनिज संपदा कैसी है, आपके यहाँ कच्चा माल कितना मिलता है, आप पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादक हैं कि नहीं है, आपके यहाँ यूरेनियम जैसे कोई अगर महत्वपूर्ण सैन्य या सामरिक महत्व के अगर खनिज पदार्थ मिलते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और खाद्यान्न उत्पादन आपके यहाँ पर्याप्त होता है कि नहीं होता, इन सब चीज़ों से डिपेंड करेगा कि आप कितने सॉलिड स्थिति में होते हैं। बहुत सुदृढ़ स्थिति में अगर आप होते हैं तो वैदेशिक संबंधों का संचालन उतनी ही दृढ़ता के साथ में आप कर पाते हैं। और अगर कहीं आपके यहाँ खनिज संपदा का अभाव है तो आपको आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा, आपको कच्चा माल कहीं से मंगाना पड़ेगा। अगर आप निर्यातक बनना चाहते हैं, आपको उत्पादन अपने यहाँ कहीं स्थापित करनी है और आपने अगर करा ऐसा, तो आपको निश्चित तौर पे आयात पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और आयात पर डिपेंड रहना कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए विपरीत स्थितियों बनाता है। पेट्रोलियम पदार्थों का एग्जांपल मैं आपको दे ही चुका हूँ, ऑयल कंट्रीज़ वाला। उसी तरह से खाद्यान्न उत्पादन पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो निर्धारक है, वो है प्राकृतिक संसाधन। चौथा है विचारधारा। विचारधारा निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा डिटर्मिनर है भारतीय विदेश नीति का। और भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं अनाक्रमण की विदेश नीति रही है। भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद का विरोधी विदेश नीति रही है, क्योंकि भारत खुद साम्राज्यवाद का जो है दंश झेल चुका है। खुद भारत जो है उपनिवेशवाद के उसका शिकार रहा है। इस वजह से भारत हमेशा से साम्राज्यवाद का विरोध करता आया है। किसी भी तरह के साम्राज्यवाद, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे कोई और तरह का साम्राज्यवाद हो, भारत गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को अडॉप्ट करके चलता है। तो ये वो आइडियोलॉजिकल पहलू हैं कहीं ना कहीं जिनके आधार पर भारत अपनी विदेश नीति चलाता है। एक दौर था जब शीत युद्ध के दौर में रशिया और यूएसएसआर ये एक गुट में, और कहीं ना कहीं यूएसए अपने गुट में, मतलब एक तरफ रूस और एक तरफ अमेरिका, इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा शीत युद्ध का दौर चला। और उसमें भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनाया और गुट निरपेक्षता की नीति को अपना करके और वो आगे बढ़ा। तो भारत ने अपनी एक अलग छवि पूरे विश्व के सामने पेश की और निश्चित तौर पे पूरे देश को एक बहुत बड़े जोखिम से भी बचाया। वैसे ही अगर आप लोकतांत्रिक दृष्टि से या लोकतांत्रिक विचारधारा को अडॉप्ट करने वाले देश हैं, या आप फांसीवादी विचारधारा को अडॉप्ट करने वाले देश हैं, आप नाजीवादी को अडॉप्ट कर रहे हैं, आप साम्यवादी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप किस तरह की विदेश नीति अख्तियार करते हैं। निश्चित तौर पे नाजीवाद और फांसीवाद दोनों साम्राज्यवादी विचारधाराएँ रही हैं। और इससे कहीं ना कहीं इटली और जो जर्मनी है, इनकी आपने देखा होगा, आपने सेकेंड वर्ल्ड वार में भी आपने सुना होगा कि किस तरह से दोनों कंट्री नेस्तनाबूद हुए। चीन हालिया साम्राज्य जो साम्यवादी विचारधारा से पालित और पोषित है, जो संचालित हो रहा है वहाँ, वो कहीं ना कहीं अपने साम्राज्यवादी लालसा की वजह से वैश्विक उस माहौल में, कटघरे में, एक संदेह के घेरे में आकर के खड़ा हो रहा है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीतिक नेतृत्व। जिस देश में जितने दृढ़ इच्छा शक्ति वाले राजनीतिक नेतृत्व का पाया जाना तय होगा, या जितना अच्छा राजनीतिक नेतृत्व किसी देश में मिलेगा, निश्चित तौर पे उसकी विदेश नीति उतनी ही सॉलिड होगी। और इसका एग्जांपल वर्तमान की जो मोदी गवर्नमेंट जिस समय जो कार्य कर रही है, जिस तरह से, और वैश्विक जिस तरह का परिदृश्य है, और भारत की स्थिति को जितना दृढ़ता से अभी जितना रखा जा रहा है, निश्चित तौर पे इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बाद में मोदी सरकार वह तरीके से काम कर रही है कि एक अच्छे सुदृढ़ राजनीतिक नेतृत्व की वजह से देश किस तरह से अपना एक मजबूत पक्ष पूरे संसार भर के सामने रख पाता है। यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के तौर पे भारत को किस तरह से, कितने मतों के मुकाबले जीत मिल करके जो है उसको बनाया गया है, ये निश्चित तौर पे उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाने वाला टास्क है। तो निश्चित तौर पे हम मान के चलेंगे कि राजनीतिक नेतृत्व का कुशल होना कहीं ना कहीं देश हित में होता है, और वो तय करता है कि आपकी विदेश नीति किस तरह से होगी। मनोबल या राष्ट्रीय चरित्र, छात्रों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व किसी भी देश की विदेश नीति के संबंध में हो सकता है कि वहाँ के निवासियों का मनोबल क्या है, वहाँ के निवासियों का राष्ट्रीय चरित्र कैसा है, वो राष्ट्र के प्रति क्या भाव रखते हैं, वो राष्ट्र के प्रति कैसा सोचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक राष्ट्र में रह रहे हैं और अपने राष्ट्र को गाली दे रहे हैं, हम राष्ट्र को एकता में पिरोने वाले हर किसी बिंदु को खंडित करते हैं,
और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे आपका देश और ज़्यादा कमज़ोर होगा और आने वाले समय में एक समय बाद देश निर्णय की बजाय अनिर्णय की स्थिति में जाकर के खड़ा हो जाएगा और ऐसे में देश के राजनीतिक नेतृत्व को भी बड़ा मुश्किल होगा कि वो किस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट करके चले। तो अगर सुदृढ़ राजनीतिक राष्ट्रीय चरित्र है, जनता का, लोगों का, लोगों में देशभक्ति की भावना है, मैं जर्मनी का आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको जापान का एग्जांपल दूं, मैं आपको इजराइल का अगर एग्जांपल दूं, तो ये इस जगह गलत नहीं होंगे। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय चरित्र या मनोबल जो आपकी जनता का अगर अच्छा है तो आप अच्छे से अच्छे स्थिति में अपने आप को ला सकते हैं और ऐसे में आपका देश पूरे संसार भर में ऊंचा मस्तक करके अपनी विदेश नीति का संचालन कर सकता है। आपके यहाँ की संस्कृति और आपकी परंपराएं कैसी हैं, इन सब पर भी आपकी विदेश नीति डिपेंड करती है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है। हमारी परंपराओं में कहीं ना कहीं मेहमान या शरणागत वत्सलता की जो पॉलिसी है वो रही है। वजह है कि हमने दलाई लामा को शरण दी। यही परंपरा हमें ये कहती है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम विभीषण को जो शरण देते हैं, उसी तरह से भारत शरणागत वत्सल की अपनी नीति को अडॉप्ट करता है और दलाई लामा को तिब्बत से जो धर्मगुरु भाग करके आए, बहुत बड़ा विरोधी चीन होने के बावजूद भी आपने उनको अपने यहाँ शरण दी। निश्चित तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की उसी नीति की ओर अपना आपका ध्यान खींचता है कि एक बहुत अच्छी संस्कृति और बहुत अच्छी परंपरा अगर आपके यहाँ है तो निश्चित तौर पे आप उसी प्रकार की विदेश नीति के निर्धारक होते हैं या उसी तरह की विदेश नीति को अडॉप्ट करते हैं। छात्रों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।